हाय, दिस इज अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द ट्रैक। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में, और आज हमें सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करना है। तो देखते हैं। हियर इज माय इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। हियर इज द इंडेक्स, और इसमें अभी हम फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि येलो बॉक्स में दिखाया गया है। ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट, जो कि अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है अलाइनमेंट इन वर्टिकल प्लेन। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है ग्रेडियंट्स। ये वर्ड हमने बहुत ही फ्रीक्वेंट सुना होता है। जब भी हम वर्टिकल प्लेन में अलाइनमेंट की बात करते हैं, ग्रेडियंट्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि पहले ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, फिर ग्रेडियंट से हम कर्व पे जाएंगे। तो अगर मैं इन जनरल आपको बता दूं, तो जो हमारी रेलवे लाइन होती है, अगर उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करूं, तो कहीं पे आपका ये फ्लैट ऐसे होगा, कहीं पे आपका राइज होगा, कहीं पे आपका ऐसे फॉल होगा। तो जब भी मतलब हमारा कुछ राइज एंड फॉल होता है वर्टिकल प्लेन में, उस चीज़ को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे और इस जो डेफिनेशन दी हुई है इस पे जाऊँ, तो ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। मतलब आपके वर्टिकल प्लेन में अगर कुछ भी राइज एंड फॉल आता है, तो उस चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए हम कुछ ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमें ये प्रोवाइड क्यों करना है। अब आप एक चीज़ ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा जो भी रेलवे लाइन था, अगर वो यहाँ से ऐसे आ रहा था, तो क्यों नहीं हम मतलब इस पूरे जो यहाँ पे अर्थ है इसको रिमूव कर दें, और इस जो रेलवे लाइन है इसको हम पूरा फ्लैट ही रखें। तो ये हम इसलिए नहीं रख सकते। उसके रीज़न हो सकता है कि आपकी ये जो अर्थ है यहाँ पे, ये अर्थ ये बहुत ज़्यादा हो, इससे आपका कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क बढ़ जाए। तो टेक्नो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हम रखेंगे कि मतलब इसमें फिजिबिलिटी है या नहीं इस अर्थ को रिमूव करने में। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट देना पड़े। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेरेन। हो सकता है आपका यहाँ पे टेरेन ऐसा है कि आपका जो नीचे वाला कोई भी स्टेशन है, कोई भी ये टाउन है, कोई भी सिटी है, वो नीचे लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा टाउन है जो हायर लेवल पे है। अब इस केस में आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इस पूरे मटेरियल को एक्सकेवेट कर भी लेंगे, तो भी आपका ऐसा नहीं है कि ये टाउन यहाँ से ऐसे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, और आपको कुछ ग्रेडियंट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो हो सकता है ये भी आपका सिचुएशन हो और आपको ग्रेडियंट देना पड़े। आगे अगर मैं बात करूं, तो लिखा हुआ है राइजिंग ग्रेडियंट क्या होते हैं। ट्रैक राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, और फॉलिंग ग्रेडियंट बताया हुआ ट्रैक लूजेज एलिवेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, तो आपको ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये कुछ एलिवेशन गेन कर रही है। अगर मैं लेकिन यहाँ पे इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो अगर ये जो भी ट्रेन है यहाँ पे मूव करेगी, तो जैसे जैसे ये मूव करेगी ये कुछ एलिवेशन लूज करेगी। तो जब भी अगर ये एलिवेशन गेन करती है तो हम उसे राइजिंग ग्रेडियंट बोलते हैं, अगर ये एलिवेशन लूज करेगी तो हम उसे फॉलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। अगला लिखा हुआ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर ट्रेवलिंग यूनिट डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन अगर इसको यूनिट डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए इसको कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पे हम बताते हैं कि इसमें ग्रेडियंट कितना है। अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें अल्फा बोला हुआ है, लेकिन हम इसको इन जनरल थीटा ले लेते हैं। तो अब आप इस डायग्राम से देखेंगे तो हम जो ग्रेडियंट को डेजिग्नेट करते हैं वो 10 थीटा से करते हैं, और इसमें आ जाएगा ये 1/400। अब इस चीज़ को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.25% आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ नीचे लिखी हुई है। तो जब भी मैं आपको परसेंटेज की बात करूं, तो आप उसको ऐसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे 0.25/100, ये इनडायरेक्टली वही 1/400 आ जाएगा। तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पुल रिक्वायर्ड बाय लोकोमोटिव W इंटू ग्रेडियंट। अब ये चीज़ आप यहाँ से देखिए, ये जो आपकी ट्रेन है इसका कुछ वेट होगा W, जो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ। अब इस थीटा की वजह से जो एलिवेशन आपने दे दिया है, जो ग्रेडियंट आपने दे दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, वो है W साइन थीटा। और हमारा लोकोमोटिव पूरी ट्रेन को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है आपके यहाँ पे, जो कि आपको एक्स्ट्रा लोकोमोटिव को पावर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुल देना पड़ेगा अगर आपको ये ग्रेडियंट नेगोशिएट करना है। तो ये आपको याद रखना है कि W साइन थीटा होता है। लेकिन क्योंकि आपका ये थीटा जो है ये बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, तो इस केस में हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 थीटा।
तो मैं ये जो आपका पुल आया है इसे हम बोल सकते हैं डब्लू टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट को हम टेन थीटा से ही बताते हैं, तो डब्लू इंटू ग्रेडियंट, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेडियंट तो अभी हमारे समझ में आ गया, लेकिन कर्व्स क्या होते हैं अगर मैं आपको बता दूं, तो आप ऐसे सोचिए कि जब भी आपका यहाँ पे जो ट्रैक था ये फ्लैट था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ सडनली यहाँ पे आपने ग्रेडियंट दे दिया, तो इससे होगा क्या, जब भी आपकी ट्रेन यहाँ से यहाँ पे ऐसे जाएगी तो आपको इस पॉइंट पे अच्छा खासा जर्क लगेगा। एक तो पहली चीज जर्क लगेगा, यानी कि जर्क आपको लगेगा यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज आपकी जो हो सकती है, आपकी ट्रेन पार्ट हो सकती है, या फिर हम इसको डीकपलिंग बोल सकते हैं। आप ये चीज यहाँ से देखिए, ये था हमारा नॉर्मल जो है फ्लैट टेरेन में जब भी आपका ट्रेवल कर रहा था, ये था आपने क्या किया कि सडनली यहाँ पे एक जो है कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर दिया कुछ ग्रेडियंट वगैरह देके। अब इस केस में आप यहाँ पे देखिए क्या ये ब्रेक होने के चांसेस, सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हुई है। तो इस चीज़ को, इन दोनों फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए, जो जर्क से हमारे डिस्कम्फर्ट आ रहा है और ये पार्टिंग ऑफ ट्रेन हो सकता है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपका फ्लैट से आपका ये ग्रेडियंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि स्मूथ सा ऐसे कर्व डाल देंगे बीच में। यहाँ पे आप ऐसे कर्व डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, जैसे आपकी ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी तो स्मूथली इस पे होके आपकी ट्रेन यहाँ पे जो है ग्रेडियंट पे नेगोशिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे बी पे जाके अगर आपका ग्रेडियंट ऐसे ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे ऐसे जो है कर्व प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कर्व क्या करेगा आपका, यहाँ से मतलब ऐसे स्मूथली आपकी ट्रेन को वापस जो है आपका फ्लैट ट्रैक पे आपकी ट्रेन को ले जाएगा। तो हम जो है कर्व एक तो कब प्रोवाइड करते हैं, जब भी आपका कोई भी ग्रेडियंट फ्लैट जो है आपका ट्रैक से जुड़ेगा, या फिर हो सकता है आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स मिल रहे हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ये ग्रेडियंट है और ये कोई ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे भी आपकी जो है कॉन्टिन्यूटी ऐसे ब्रेक हो रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे स्मूथली कर्व से ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो मतलब हमने क्या समझा कि कहीं भी दो डिफरेंट ग्रेडियंट कहीं पे मिल रहे हो तो हम उसको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते हैं, वहाँ पे एक कर्व प्रोवाइड करते हैं और उस कर्व से हम जोड़ते हैं ताकि स्मूथली हमारी ट्रेन उस कर्व को नेगोशिएट कर सके। अब लेकिन आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये जो कर्व हम देंगे, ये कर्व का शेप क्या होगा। इस कर्व का शेप को आप सोचिए कौन सा होगा, आगे मैं 2-3 स्लाइड बाद बात करूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि टाइप ऑफ वर्टिकल कर्व्स, यानी कौन कौन से तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं। इन जनरल में बताऊँ तो आपने ये जो पढ़ा होता है कि एक होते हैं क्रेस्ट कर्व्स, या फिर हम उसको बोल देते हैं समिट कर्व्स, और सेकंड टाइप होता है हमारा सेक कर्व, या फिर हम इसको बोल देते हैं वैली कर्व। अब मैं दोनों की बात करूं तो जो बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, वो आप अगर ऐसे देखेंगे बाय डेफिनेशन तो बुक्स में आपको मिलेगा कि राइजिंग ग्रेडियंट फॉलिंग से मिलना चाहिए या फॉलिंग राइजिंग से, तब अलग अलग कंडीशंस बनती है। लेकिन आपको इन जनरल ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर कर्व के दोनों टेंजेंट्स को एक्सटेंड करें, तो ये जहाँ पे मिलते हैं इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये जो सेंटर है जो भी कर्व का, उस सेंटर से अगर ऊपर वाली साइड में है, तो आप इसे बोल देंगे जो है वर्टिकल कर्व, सॉरी समिट कर्व। या फिर अगर इसका जो है सेंटर यहाँ होगा और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे है, तो आप इसे बोल देंगे सेक कर्व या फिर वैली कर्व। सिमिलर यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका कुछ सेंटर यहाँ होगा, इसका कुछ सेंटर यहाँ होगा। तो ये चीज़ मतलब एक थंब रूल टाइप में है, आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। बट आपको ये डेफिनेशंस भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में असर्शन रीजन वगैरह में आपको घुमा फिरा के बोलेगा कि यहाँ पे जो राइजिंग ग्रेडियंट अगर फॉलिंग ग्रेडियंट से मिलता है तो क्या होगा, फॉलिंग ग्रेडियंट राइजिंग ग्रेडियंट से मिलता है तो क्या होगा, या फिर आपका एक राइजिंग ग्रेडियंट दूसरे राइजिंग ग्रेडियंट से, बट ये जो राइजिंग ग्रेडियंट है ऐसे आपका ये है स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट और ये है शैलो, ये मिलता है तो क्या होगा। अगर आपका शैलो राइजिंग ग्रेडियंट स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट से मिलता है तो कौन सा कर्व बनेगा, वैली कर्व बनेगा। तो मतलब आपको कुछ भी बोल सकता है। तो एक बार आप इस डायग्राम में सब सारी कंडीशंस को पढ़ लीजिए, ताकि आपको अगर कुछ स्टेटमेंट आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग वर्टिकल कर्व्स, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ वर्टिकल कर्व्स आर टू बी प्रोवाइडेड इफ एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 0.4%। अब अगर मैं बताऊं तो जब आपका एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स सपोज करिए ऐसे कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे,
अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये जो है अर्थ को रिमूव करने में हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा है। अगर ये जो ग्रेडियंट की लिमिट यहाँ पे दी गई है इससे कम का अगर आपके ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है तो आप ग्रेडियंट नहीं देंगे, इस अर्थ को रिमूव करेंगे और जो है हमारे ट्रैक को फ्लैट ही रखेंगे। नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉट अलाउड इन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये चीज़ यार आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए कि हम क्या करते हैं, कोई भी दो क्रिटिकल कंडीशंस को एक साथ नहीं लाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो है हमारा वर्टिकल कर्व तो वैसे ही एक क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि उसमें वो जो मैंने बताया था कि डब्लू साइन थीटा वाला एक्स्ट्रा हमारा फोर्स आ रहा है, और आपने वहीं पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी दे दिया है उसी वर्टिकल कर्व में कहीं पे, और पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो उससे क्या होता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि मतलब कुछ डिरेलमेंट वगैरह हो जाए। तो मतलब हम क्या करते हैं कि मतलब क्रिटिकल कंपोनेंट्स को एक साथ एक जगह नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज ट्रांजिशन पोर्शन, अब ये क्यों, सॉरी, नेक्स्ट है ट्रांजिशन पोर्शन। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन पोर्शन में क्या होता है कि ट्विस्ट आ जाता है। अब आप एक चीज देखिए कि ट्विस्ट आने के कारण होता क्या है कि एक्स्ट्रा फोर्सेज आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा फोर्सेज यहाँ भी आ रहे हैं और वो डब्लू साइन थीटा अलग से, तो दो क्रिटिकल एलिमेंट्स को एक साथ नहीं करना है। अब लेकिन एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, मैंने सिर्फ ट्रांजिशन पोर्शन बोला है, हाईलाइट कर देता हूँ, सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं बोला है। मतलब सर्कुलर पोर्शन आपका आ सकता है, बस ट्रांजिशन पोर्शन आपका नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं वर्टिकल कर्व में। हो सकता है वर्टिकल एक्सलरेशन बहुत ज़्यादा आ जाए और वहाँ पे आपको जो है पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट होने लग जाए। तो वर्टिकल एक्सलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हमारा जो भी ट्रेन कर्व को नेगोशिएट करेगा, ग्रेडियंट को नेगोशिएट करेगा, तो होगा क्या कि जो है आपका कुछ एलिवेशन वो गेन करेगा, तो वर्टिकल एक्सलरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम देते सर्कुलर कर्व हैं कर्व्स में, तो ये जो वर्टिकल एक्सलरेशन आता है ये कुछ भी नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन ही है, वी स्क्वायर बाई आर। तो हमने एक इसकी लिमिट सेट कर दी है, उतना ही हम अलाउ करेंगे, उतने तक जो डिस्कम्फर्ट है वो परमिसिबल है, उससे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसकी कुछ लिमिट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट है ड्रेनेज। ये ड्रेनेज वाला जो कंपोनेंट है वो आपके मेनली आता है सेक कर्व या फिर वैली कर्व में। होता क्या है कि दोनों साइड से अगर आपने ड्रेनेज अच्छे से नहीं दिया तो आपके जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे आके पानी एक जगह स्टोर हो जाएगा और आपके ट्रैक को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ वो प्रॉपर मैंने आपको बताया था साइड ड्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करनी है ताकि जो है वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ ड्रो बार फोर्सेज। ये कुछ नहीं है, ड्रो बार फोर्सेज होता है कि जब भी आपकी जो है ट्रेन यहाँ पे ऐसे नगोशिएट करेगी एलिवेशन को, सॉरी ग्रेडियंट को, तो मैंने बताया था ये कुछ फोर्स आता है डब्लू साइन थीटा। तो आपके ये जो दो कोचेस के बीच में जो भी कपलर लगा होता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी ह्यूज फोर्स आता है। तो इस चीज़ को ही हम बोलते हैं ड्रो बार फोर्सेज। अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमारे पार्टिंग ऑफ ट्रेन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, लेकिन हम हाईवेज में एक चीज़ बार बार पढ़ते हैं, साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस यहाँ पे इशू नहीं है क्या, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। तो यार आप खुद से सोचो, इन जनरल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रेन्स का मूवमेंट होता है वो सिग्नल्स से गाइड होता है। यहाँ पे वो बात नहीं है कि आपका ये व्हीकल यहाँ है, ये व्हीकल यहाँ है, दोनों मतलब कुछ ऐसे साइड डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए वरना कोलिजन वगैरह होने के चांसेस हैं। आपकी एक बार ट्रेन अगर प्रॉपर सिग्नल मिला है तो वो फुल स्पीड पे एकदम जाएगी जितनी यहाँ पे परमिसिबल, उससे वो सामने से क्या चल रहा है कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ साइड डिस्टेंस जैसा कोई भी इशू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है शैल बी एज फ्लैट एज पॉसिबल टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर। ये तो बता ही दिया यार, डिस्कम्फर्ट आ जाता है तो हमें क्या करना है, इसको कम से कम रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है परमिसिबल वर्टिकल एक्सलरेशन 0.3 से 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इस एक्सलरेशन तक आपका कोई इतना भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, इतना परमिसिबल है, तो इतना ही वर्टिकल एक्सलरेशन आपको रखना है। शेप लिखा हुआ है सर्कुलर, तो सर्कुलर शेप क्यों देते हैं, रीज़न यार वही है, मैंने आपको बताया था, इसके कर्वेचर कांस्टेंट रहता है। सेकेंडली इसको डिजाइन और ले करना ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एक्सलरेशन हम अलाउ करते हैं 0.3 से 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका क्या है कि मैक्सिमम एक्सलरेशन का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सलरेशन एक्चुअल में आए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम एक्सलरेशन।
मतलब मैं आपकी बात करूँ तो जो है हमारा v²/r जो है एक्चुअल एक्सलरेशन है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम एक्सलरेशन। तो आप यहाँ से देखेंगे कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v² में a मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, a मैक्सिमम तो हमारा फिक्स है कि इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे हमारे रेलवे ट्रैक पे, हमारी जो मिनिमम रेडियस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मिनिमम रेडियस की रिक्वायरमेंट कितनी है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप ग्रुप डी से ग्रुप डी रूट से आप ग्रुप ए की तरफ जाएंगे, ग्रुप ए की स्पीड होती है 160 kmph, तो आपका मिनिमम रेडियस का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। वही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप ए रूट्स के लिए मिनिमम रेडियस 4000 मीटर चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। और यार आपको अगर कन्फ्यूजन है ये ग्रुप ए बी सी डी में, तो आप जो है क्या बोलते हैं सेकंड लेक्चर जाके एक बार अच्छे से देखिए, वहाँ उसके बाद आपको ये डाउट बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये सी 2020 में आया था। आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कर्व्स ऑन रेलवे ट्रैक। ए ऑप्शन लिखा हुआ है कैन टैक्सेस ऑन बीजी शेल नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 105 mm। यार ये तो गलत है, मैंने आपको बताया था 75 mm होता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व्स फॉर ग्रुप ए ब्रॉडगेज ट्रैक इज 4000 मीटर, बिल्कुल सही, पिछली साइड में पढ़ा है, लेकिन आगे तभी पढ़ लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड इज 1/10 ऑफ गेज। यार लेकिन ये मिनिमम थोड़ी था, ये तो मैक्सिमम था, गलत। अगला लिखा हुआ स्पीड पोटेंशियल ऑफ कर्व इज गिवन बाय ई इक्वल टू v²/127r। यार ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे जी भी होना चाहिए था, ये गलत हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग रेलवेज। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए लेवल स्ट्रेच इक्वल टू मैक्सिमम ट्रेन लेंथ इज टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन ग्रेडियंट रीचेज वेयर ए राइजिंग ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय ए फॉलिंग ग्रेडियंट। बोल रहा है जब भी आपके राइजिंग ग्रेडियंट और फॉलिंग ग्रेडियंट एक साथ आ जाए तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल स्ट्रेच देना पड़ेगा, और इसका जो है लेंथ ये ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम ट्रेन लेंथ से। तो यार ये तो आप ऐसे सोचते तब भी आपको समझ में आ जाता है कि सडनली अगर आपने ऐसे ग्रेडियंट ऐसे ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पे जर्क लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपका जो है पहला स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ तो लिखा हुआ है वर्टिकल कर्व्स इन रेलवे ट्रैक्स आर नॉट सेट आउट एज पैराबोलास। यार मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, मैं अभी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था सर्कुलर कर्व्स के बारे में, तो हमारा जो आइडियल शेप होता है वर्टिकल कर्व के लिए वो होता है हमारा सर्कुलर, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली में हम देते हैं पैराबोलिक कर्व, और ये इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो पैराबोला में जो ग्रेडियंट आता है वो बहुत ही ग्रेजुअल आता है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या है कि राइडिंग ज़्यादा कंफर्टेबल होती है पैराबोला में एज कम्पेयर टू सर्कुलर कर्व्स। तो इसलिए हम यहाँ पे पैराबोलिक कर्व देते हैं। तो इसकी वजह से आपका ये जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो उल्टा बोल रहा है, नॉट सेट आउट एज पैराबोलास। पहला आपका सही था, दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा है आपका डायमंड क्रॉसिंग्स कैन बी लेड ऑन कर्व्स आल्सो। मैंने आपको बताया कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स को हमें वर्टिकल कर्व्स पे अवॉइड करना है। तो अब आप खुद से सोचिए यार, ये तो मतलब यहाँ पे उल्टा बात कर रहा है कि ये तो डायमंड क्रॉसिंग की बोल रहा है, हम सिंपल क्रॉसिंग ही नहीं देते हैं, डायमंड क्रॉसिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसने यार यहाँ पे सिर्फ कर्व्स बोला है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि ये मेनली वर्टिकल कर्व्स की ही बात करना चाह रहा है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे मानेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। नेक्स्ट लिखा है कर्व शुड बी अवॉइडेड एट द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ब्रिजेस। तो यार ये भी सिंपल चीज़ है, मैंने बताया था दो क्रिटिकल चीज़ों को हम एक साथ नहीं रखते हैं। तो हम जो है टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ब्रिज पे कर्व्स को, वर्टिकल कर्व्स को डेफिनेटली अवॉइड करने का जो है ट्राई करेंगे। तो इसकी वजह से आपका जो है फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब आपका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला है रूलिंग ग्रेडियंट। यार तो मतलब ये चीज़ तो आपने वहाँ भी पढ़ी होगी हाईवे इंजीनियरिंग में, लेकिन अच्छे से यहाँ एक बार समझ लेते हैं। और इस चीज़ को आप जितना ध्यान से पढ़ोगे उतने ही आपको क्लियरिटी आएगी चीज़ों में। इस चीज़ को, रूलिंग ग्रेडियंट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यार ये ऐसा ग्रेडियंट है, ये स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है। हमें जब भी हम रेलवे लाइन जो है हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी ए से बी प्लेस के बीच में, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक
रूलिंग ग्रेडियंट निकालते हैं, मतलब वहाँ का स्टीपेस्ट अलाउएबल ग्रेडियंट निकालते हैं, और उससे ज़्यादा ग्रेडियंट हम पूरे इस सेक्शन में नहीं देंगे। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो स्टीपेस्ट जो ग्रेडियंट है ये हम निकालेंगे कैसे। अब ये निकालते हैं हम दो तीन फैक्टर्स के बेसिस पे, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। इट इज़ द डिज़ाइन ग्रेडियंट बता दिया, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल पावर ऑफ लोकोमोटिव लोड टू बी होल्ड इन दैट सेक्शन और लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहली चीज़ मैंने आपको बताई पावर ऑफ लोकोमोटिव, मतलब आप जो यहाँ इन दोनों स्टेशंस के बीच में आप जो लोकोमोटिव यूज करने वाले हैं उसकी पावर कितनी है। अगर वो उसकी पावर अच्छी खासी है तो आप क्या यहाँ पे हो सकता है स्टीप ग्रेडियंट भी अलाउ कर दें, स्टीप ग्रेडियंट अलाउ कर दें। लेकिन आपके पास जो लोकोमोटिव है उसकी पावर अगर कम है तो आप वहाँ पे उतना आपको वहाँ पे जो है ग्रेजुअल ग्रेडियंट ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि लोड टू बी होल्ड इन दैट सेक्शन। अब यार हो सकता है कि आपका जो है जो भी ट्रेन इस पे ज़्यादातर चलने वाली हो सकता है वो ज़्यादातर गुड्स ट्रेन हो सकता है गुड्स में भी जो है कोल वगैरह की जो है ट्रेन यहाँ पे चल रही हों, तो यार उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में हमारा जो मैंने बताया था कि डब्लू साइन थीटा वगैरह आ जाता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ग्रेजुअल ग्रेडियंट ही देंगे, स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं देंगे, वरना आपका ये डब्लू साइन थीटा बढ़ जाएगा और उससे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अलाउेबल डिज़ाइन ग्रेडियंट होगा वो यहाँ पे कम होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आपने यार मतलब बहुत ही स्टीप स्टीप ऐसे ग्रेडियंट दे दिए एक के बाद एक, तो अगर लेंथ ऑफ ट्रेन ज़्यादा हुई तो हो सकता है पार्ट ऑफ द ट्रेन यहाँ है, पार्ट ऑफ द ट्रेन यहाँ है, कुछ ऐसा मतलब आपने दे रखे हैं। तो मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट अलाउड नहीं कर सकते। तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे हम एक ग्रेडियंट निकालेंगे, उस ग्रेडियंट को हम रूलिंग ग्रेडियंट बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑल नॉर्मल कंडीशंस नो ग्रेडियंट शुड बी स्टीपर देन दिस ग्रेडियंट सो इट गिव्स अस द मैक्सिमम अलाउएबल ग्रेडियंट ऑन एनी सेक्शन। मैंने बता दिया। नीचे लिखा हुआ है लिमिट। इन जनरल में यार मैं आपको बताऊं तो इंडियन रेलवे ऐसी कोई मतलब जनरल ऐसे रूलिंग ग्रेडियंट देता नहीं है कि जी हमारा इंडियन रेलवे का इतना रूलिंग ग्रेडियंट है। ये तो यार आपका डिपेंड करेगा ट्रेन पे, वहाँ पे लोकोमोटिव कैसे हैं, वहाँ पे कितने लेंथ की ट्रेन चल रही है, तो अलग अलग होता है। लेकिन इन जनरल बात कर दें तो 150 टू 1 in 150 टू 1 in 250 होता है प्लेन में, और ये कुछ हिली का दिया हुआ है, हिली ट्रेन का। तो यार ये आप यहाँ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पुशर ग्रेडियंट, नीचे लिखा हुआ है इन एक्सेप्शनल केसेस व्हेन द ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। होता क्या है कि जब आपका हो सकता है हिली टेरेन में आपका जब वहाँ पे जो है ग्रेडियंट, तो वहाँ पे आपका अनअवॉइडेबल आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ से बहुत ग्रेजुअल ग्रेजुअल ऐसे ग्रेडियंट देना स्टार्ट किया तो यार आपका ये लेंथ ऑफ द ट्रैक जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपका ये कॉस्ट जो है ये बढ़ जाएगा। लेकिन आपको कॉस्ट तो रिड्यूस करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टीप ग्रेडियंट भी अलाउ कर देते हैं। अब लेकिन मैंने बताया कि यार ये स्टीप ग्रेडियंट आपने अगर दे दिया तो फिर आपके पास लोकोमोटिव वगैरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ये ट्रेन चढ़ ही नहीं पाएगी इस पर। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव यहाँ पे लगा देंगे, और उसकी हेल्प से हम ये स्टीप ग्रेडियंट नेगोशिएट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है। इसने क्या है, दो तीन तो आगे लगा दिए हैं लोकोमोटिव और एक यहाँ पे से पीछे लगाया हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम राइजिंग ग्रेडियंट नेगोशिएट करते हैं, ऐसे इसमें जो राइजिंग ग्रेडियंट पे ट्रेन चल रही है, तो उस केस में हम प्रीफर करते हैं एटलीस्ट एक लोकोमोटिव पीछे लगाते हैं। उससे क्या है कि यार आपकी ये जो ट्रेन होती है ना, इसका कुछ मतलब सपोज करिए या कहीं आकर रुक गई तो इसके चांसेस होते हैं ऐसे पीछे की साइड रोल होने के। इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट एक लोकोमोटिव ऐसे पीछे लगा देते हैं, और ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप कभी मुंबई से पुणे जाओगे तो वहाँ पे एक लोकोमोटिव ऐसे पीछे लगा होता है, तो उसका रीज़न यही है। आगे लिखा हुआ है इन सच सिचुएशन वन लोकोमोटिव इज नॉट एडिक्वेट, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड, बता दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जनरली 1 in 75 और स्टीपर। तो मैंने बता दिया कि पिछले में मैंने बताया था कि 1 in कितना होता है 100 जो है क्या बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट होता है हिली टेरेन में, लेकिन यहाँ उससे भी आपने कम दे दिया है, तो उससे भी स्टीप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोकोमोटिव एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट बताया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। तो यार ये भी चीज़ वही जो लास्ट में पढ़ी है, ये भी आपका स्टीपर होगा। एंड इज नेगोशिएटेड विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा मोमेंटम गेदर्ड। तो होगा क्या कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी ऐसे ग्रेडियंट है आपका, ये सपोज करिए आपका ज़्यादा है रूलिंग ग्रेडियंट से,
तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक फॉलिंग ग्रेडियंट दे दिया है पहले। तो हुआ क्या, ये फॉलिंग ग्रेडियंट से जब ऐसे ट्रेन आएगी तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम इसको मिल जाएगा, और उस मोमेंटम की हेल्प से आपका ये जो राइजिंग ग्रेडियंट है इस पे जो है आपकी ट्रेन नेगोशिएट इजीली कर पाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। वही चीज़ आपकी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है, इधर से आपकी ये ट्रेन आई और इधर आपकी ट्रेन ये इजीली इस स्टीप ग्रेडियंट पे भी चढ़ गई है। तो यहाँ पे अगला लिखा हुआ है, अगले में बात करूँ तो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा मोमेंटम इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग ग्रेडियंट। यार सेम ही चीज़ है जो मैंने बता दी है। नो ऑब्स्ट्रक्शन सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड ऑन सच ग्रेडियंट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा यार कहीं आपको। तो मैं बता दूँ तो सोचिए यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसे सिग्नल दे दिया है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है ट्रेन जब भी इधर से आ रही होगी और आपके ड्राइवर ने नोटिस किया कि यार ये सिग्नल रेड है, तो ये यहीं से ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा और आपका ये जो मोमेंटम मिलना था और ये मोमेंटम नहीं मिलेगा। फिर सोचिए कि आपकी ट्रेन ये जो स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट है इसको कैसे नेगोशिएट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई भी ऐसे सिग्नल प्रोवाइड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। तो यार मैंने आपको बताया था यार्ड्स क्या होते हैं। तो हमें क्या है कि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी कहीं भी जो है पानी अगर स्टोर हुआ तो आपके जो है ट्रैक को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें प्रॉपर ड्रेनेज के लिए वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे ग्रेडियंट अलाउ करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। आपको बस वाटर को ही यहाँ पे ऐसे ड्रेन आउट करना है। तो उस हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रेनेज, उसके लिए हम कुछ ग्रेडियंट देंगे। लेकिन अब आप ऐसे सोचिए, अगर आपको इतनी ही वाटर से प्रॉब्लम है तो आप अच्छा खासा ग्रेडियंट दे दीजिए ताकि वाटर बिल्कुल भी यहाँ पे रुके नहीं और पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर आपकी जो है स्टेशन पे अगर सपोज करिए ट्रेन खड़ी हुई है और आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट दे दिया है, तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन ऐसे पीछे को रोल हो जाए। ये रोल होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है रेलवे में, मैंने आपको बता दिया है ये पहले भी। तो ग्रेविटी या फिर विंड्स कुछ ऐसे ज़्यादा हवा चली या फिर खुद के वेट की वजह से ही पीछे रोल हो सकती है, वही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एडिशनल रेसिस्टेंस। तो यार अगर मैंने बताया कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट दे दिया तो इसको जो है डब्लू साइन थीटा है उसके अगेंस्ट में तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा लोकोमोटिव को। तो आपको वो चीज़ भी थोड़ी ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट नहीं देना है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है 1/400 टू 1/1000, मतलब इतनी हम अलाउ करते हैं, इसके बीच में आपको रखना है। लेकिन हम जनरली जो प्रेफर करते हैं 1/400, क्योंकि हमें वाटर को ड्रेन आउट करना है तो हम जो है स्टीपर वाली साइड ज़्यादा प्रीफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो यार मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है हॉरिजॉन्टल कर्व्स बहुत अच्छे से बताया। तो होगा क्या कि जब भी हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट एक साथ मिल जाते हैं तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती हैं आप यहाँ से देखिए। जब भी आपकी ट्रेन हॉरिजॉन्टल कर्व में गई तो इससे क्या हुआ कि आपका जो लोकोमोटिव आगे लगा हुआ था वो यहाँ पे कुछ भी ट्रैक्टिव पावर टी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जो आपके पीछे कोचेस लगे हुए हैं ये कोचेस ऐसे कर्व में अभी हैं, तो अभी होगा क्या कि इनको जो पावर मिल रही होगी पीछे कोचेस को वो आपकी पूरी टी नहीं मिल रही होगी। वो कुछ ऐसे ऐसे इसका एक कंपोनेंट मिल रहा होगा। अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल दूं तो आपको वहाँ पे टी कोस अल्फ़ा मिल रहा होगा बस। तो अब इससे हुआ क्या कि आपका जो टी माइनस टी कोस अल्फ़ा है इतना ट्रैक्टिव पावर आपका लॉस्ट हो गया है कर्व की वजह से। अब यार ये जो आपका ट्रैक्टिव पावर लॉस्ट हुआ है आपको इसको कहीं से तो कंपनसेट कराना पड़ेगा। अब आ जाइए आप ग्रेडियंट पे। मैंने आपको बताया था कि यार ग्रेडियंट में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्रेडियंट ऐसे होता है जब भी हमारी ट्रेन इस पे ऐसे जा रही होती है तो हमारा क्या है डब्लू साइन थीटा वाला जो है वो पीछे ऐसे लग रहा होता है, डब्लू साइन थीटा। तो एक तो लोकोमोटिव का एक्स्ट्रा ये डब्लू साइन थीटा लगाना पड़ रहा है और एक ऊपर से आपका ये टी माइनस टी कोस अल्फा वाला जो फैक्टर है ये वैसे ही कम हो गया, मतलब पावर वैसे ही कम आ रही है आगे से। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डब्लू साइन थीटा वाला है कंपोनेंट इसको हम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, हम इस ग्रेडियंट को जो ऐसे पहले था हम इसको कुछ ऐसे रिड्यूस कर देंगे, कुछ फ्लैट कर देंगे ताकि हमारे जो डब्लू साइन थीटा है कुछ रिड्यूस हो जाए और मतलब ये जो हमारा इधर से जो पावर लॉस्ट हुआ है वो कुछ उसको कंपनसेट कर पाए। तो यही रीज़न है कि जब भी ग्रेडियंट और जो है ये हॉरिजॉन्टल कर्व एक साथ आते हैं तो ये ग्रेड कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्यों आता है यार ये मैंने आपको बता दिया, कितना आता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
तो अब आप यार यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था रूल इंग्रेडिएंट इतनी बार। अब रूल इंग्रेडिएंट का फंडा यहाँ पे आएगा, देखना कैसे। मैंने आपको बताया था हम ग्रेडियंट को कुछ फ्लैट कर रहे हैं क्योंकि कर्व आ गया है। हमें करना क्या है, वो हमारा मोटिव क्या है वो आप देखना। हमारे हुआ क्या है कि सबसे पहले तो जो है ग्रेड का कुछ रेसिस्टेंस आया है, वो है डब्लू साइन थीटा। ग्रेड रेसिस्टेंस उसे हमने बोल दिया। प्लस में अब ये कर्व की वजह से कुछ रेसिस्टेंस आ गया, कर्व रेसिस्टेंस। तो यार इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना, इन दोनों से जो इफेक्टिव ग्रेडियंट आएगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट जो आएगा दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था रूलिंग ग्रेडियंट हमने निकाला ही ऐसे है कि वहाँ पे अगर आपने उससे ज़्यादा ग्रेडियंट दे दिया तो आपकी जो है ट्रेन नेगोशिएट ही नहीं कर पाएगी उसको। तो इन दोनों का इफेक्ट लेके जो इफेक्टिव ग्रेडियंट आएगा, जो इफेक्टिव ग्रेडियंट आएगा दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट। ये सेम कॉन्सेप्ट यार आपके काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा, हर साल आता है ये। लेकिन अगर आपको यहाँ से ये फंडा क्लियर हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस ये रूलिंग ग्रेडियंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रूलिंग ग्रेडियंट क्या चीज़ है, आपको कोई भी फिर आगे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला सा लिखा है इसके ही बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स लिखे हुए देखते हैं। ड्यू टू कर्वेचर रेसिस्टेंस टू मोशन इंक्रीजेज, क्यों होता है ये बता ही दिया। नेक्स्ट रिडक्शन इन रूलिंग ग्रेडियंट, तो ये मैंने बता दिया कि रूलिंग ग्रेडियंट को हम कुछ फ्लैट कर देते हैं और दोनों का इफेक्ट लेके उसको फिर इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट बना देते हैं टू अलाउ इफेक्ट ऑफ कर्व। वही चीज़ है। एक्चुअल ग्रेडियंट या फिर कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो यार ये दोनों वर्ड्स आप समझ लेना। कंपनसेटेड ग्रेडियंट तो क्या है कि ये जो रूलिंग ग्रेडियंट ऐसे था और उसके बाद हमने क्या किया कि जो है कंपनसेशन देने के बाद हम जो है इतना ग्रेडियंट अलाउ कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो है आपकी ग्रेड कंपनसेशन। और ये जो आया ना आपका ये वाला, ये है आपका कंपनसेटेड, ये है आपका कंपनसेटेड। और ये आपके यहाँ से जो वैल्यू है ये है कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग ग्रेडियंट। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू कितनी होगी, कितना कंपनसेट करना है वो चीज़ यहाँ टेबल से देखिए लिखा हुआ है। ब्रॉड गेज में कितना होगा 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व या फिर 70/R, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे। इन जनरल ये 0.04% वाला यूज होता है, लेकिन एक बार चेक कर लेना 70/R के लिए भी। मीटर गेज के लिए 0.03, नैरो गेज के लिए 0.02%। तो यहाँ से ये चीज़ देख लीजिए कि जैसे जैसे हम जो है ब्रॉड गेज से नैरो गेज की तरफ जा रहे हैं, हम जो ग्रेड कंपनसेशन है हमारा कम होता हुआ जा रहा है, जो है ये रिड्यूसिंग, कम होता हुआ जा रहा है ब्रॉड गेज से नैरो गेज की तरफ। इसका मतलब ये है कि यार हम जो है ज़्यादा मतलब स्टीप ग्रेडियंट अलाउ कर रहे हैं नैरो गेज वगैरह में। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सी 2014 में आया था। आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन ए 2 डिग्री कर्व, डिग्री ऑफ कर्व आपको यहाँ पे बोल दिया है, ऑन ए ब्रॉड गेज लाइन विद ए स्टिपुलेटेड रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200। रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया गिवन दैट द ग्रेड कंपनसेशन इज 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। तो यहाँ पे इसने ये भी दे दिया है जो आपको याद भी अगर नहीं होगा तो भी आप कर लेंगे। 0.04 इंटू में आपका 2 डिग्री कर्व है तो आपका ग्रेड कंपनसेशन आ गया 0.08%। अब लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे दिया हुआ है इसे फ्रैक्शन में डील ना करें, इसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। तो 1/200 का मतलब हो गया है आपका 0.5%। तो अब यहाँ से आप कंपनसेटेड ग्रेडियंट आप निकाल लेंगे तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपका यहाँ पे आ जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट जो कि 0.5% है माइनस ग्रेड कंपनसेशन आपका 0.08% यानी कि 0.42% आ गया। अब लेकिन आंसर में आपसे फ्रैक्शन में पूछा है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.42/100। आप इसको यार ऐसे देखोगे तो ये मतलब क्या आ जाएगा, ये आप इसको लिखोगे तो 0.84/200, मतलब ये तो 200 से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे दो ऑप्शन आप यहाँ से, ये तो आपका कट हो जाता है, ये कट हो जाता, बचा ये। तो यहाँ से आप देख लो कि यार ये 283 तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आंसर आप ऐसे भी टिक कर सकते थे, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये सी 2016 में आया था। रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए, बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है द ग्रेडियंट फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन सच दैट ग्रेड रेसिस्टेंस टुगेदर विद कर्व रेसिस्टेंस ड्यू टू ए 4 डिग्री कर्व
विल बी इक्विवेलेंट टू ए सिंपल रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 150। यार सेम चीज़ है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है ग्रेड रेसिस्टेंस होता है, ग्रेड रेसिस्टेंस प्लस में कर्व रेसिस्टेंस, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन जो है रूलिंग ग्रेडियंट का जो रेसिस्टेंस होता है उससे। तो वही चीज़ है, ग्रेड रेसिस्टेंस तो आ जाएगा W इंटू में कितना ग्रेड अब अलाउड करना है वो X ले लेंगे। कर्व रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं जो है W इंटू 0.04 इंटू डिग्री ऑफ कर्व, यानी कि कितना दिया हुआ है 4, लेकिन ये परसेंटेज है तो हमेशा इसमें 100 भी नीचे लेना है, इज इक्वल टू 1/50, ये tan थीटा हो गया इंटू में W। तो यहाँ से हमारा W कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अगर आप X निकालेंगे तो 1/50 माइनस में 0.16 डिवाइड बाई 100। अब ये आप देखिए कि ये क्या बोलते हैं, इसको इजी करने के लिए कैलकुलेशन को मैं 1.5 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 0.74 हो जाएगा ये, और ये 76 आ जाएगा, 0.76 डिवाइड बाई 150। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे भी तो ये भी आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, ये से 2015 में आया था, आप खुद से सोल्व करने का ट्राई करिए, कैलकुलेटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। मैं डिस्कस कर देता हूँ। लिखा है ब्रॉडगेज रेलवे लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एन एरिया वेयर रूलिंग ग्रेडियंट परमिसिबल इज 1 in 100। रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया है, कर्व 3 डिग्री इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, डिग्री ऑफ कर्व determine the gradient to be provided at this location so that the combined resistance due to gradient and curve should not exceed the resistance due to rolling gradient। सेम चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है, बस आपको वैल्यू बदलनी है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आप इसको खुद से सोल्व करिए यार, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो आपको खुद से करना ही चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस होगी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पे वाइंडिंग ऑफ गेज ऑन कर्व की बात की गई, तो अभी तक हमने जितनी बात की थी वो वर्टिकल कर्व की थी और वहाँ पे आपका वर्टिकल कर्व खत्म हो गया है। लेकिन यार ये जो टॉपिक है ना वाइडनिंग ऑफ गेज, ये हॉरिजॉन्टल कर्व का है और ये आपके पिछले लेक्चर में छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। छोटा सा टॉपिक है, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। लेकिन आपके दिमाग में ये जो वाइडनिंग ऑफ गेज है ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका रोडवेज में होता है, वहाँ पे हम बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ई क्या वो WE वगैरह से आप वहाँ पे कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, बस अब थोड़ा डिफरेंस है। तो लेकिन ये चीज़ समझने से पहले आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। होता क्या है कि हमारा जो रेलवे में मैंने आपको बताया था बोगी वाला कॉन्सेप्ट होता है। यार अगर आपको बोगी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पहला लेक्चर जाके अच्छे से देखिए, उसमें बोगी, कोच, वैगन, ये सब मैंने बहुत पिक्चर दिखा दिखा के अच्छे से पहले इसीलिए क्लियर किया था ताकि पूरी लेक्चर सीरीज में आपको कहीं डाउट ना आए। तो ये जो बोगी हमारी होती है ना, ये रिजिड होती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना रिजिड, हमारी बोगी रिजिड होती है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। वो कैसे, आप इस डायग्राम को देखोगे तो ऐसे ही दिख जाएगा। हुआ क्या कि जब आपकी बोगी ऐसे यहाँ से कर्व में एंटर की, तो आपका ये जो आगे वाला एक्सल है, फ्रंट एक्सल, वो आपके रेल्स को कुछ यहाँ पे और यहाँ पे, ये पीछे वाला एक्सल यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे रव करता हुआ जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि रेल्स वियर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके रेल की लाइफ कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो तो हम आप आगे देखेंगे, लेकिन आप सोचो अगर ये आपकी जो है ये बोगी रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती, जो कि यहाँ नीचे सेकंड केस दिखाया हुआ है, तो क्या होता? अगर यार ये फ्लेक्सिबल होती तो मतलब ये ऐसे फ्रंट वाला जो ये है आपका एक्सल, ये ऐसे जाता आगे आगे और ये बीच में आपकी बोगी ऐसे बेंड हो जाती है, और पीछे वाला एक्सल सेम टू सेम फ्रंट वाले का पाथ फॉलो करते हुए आगे जाता, और कहीं भी ऐसे ये टच नहीं होता कहीं भी, यहाँ पे तो आपके कोई वियर वगैरह के चांसेस नहीं थे और बहुत ही स्मूथली ये कर्व से निकल जाता। बट यार ऐसी कोई बोगी अभी तक बनी ही नहीं है। हमारे पास जो भी बोगी है वो सारी अभी रिजिड वाली बोगी हैं। तो अब इस चीज़ को हमने सोल्व कैसे किया यार, कि हमारा जो पहले एक्चुअल गेज था वो था हमारा 1676, लेकिन अब हमने क्या किया वो आप यहाँ से देखना, हमने इस गेज को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, इन रेल्स को हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे ऐसे प्लेस किया है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो हमने ऐसे क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा गेज बढ़ा दिया। अब उससे क्या हुआ है कि आपके ये जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स थे ना यहाँ पे से ये रब होने वाले, ये चीज़ आपके अब नहीं होगी। अब लेकिन आप ऐसे सोचिए अगर ऐसा ही है तो यार अच्छा खासा बढ़ा दो ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट में करना होता है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया तो होगा क्या कि आपकी ये जो हो सकता है कि ये जो व्हील है ये आपका डिरेल कर जाए।
तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, मतलब एक लिमिट में अलाउ होता है ये वाइडनिंग जो होती है। और हम क्या करेंगे, पहले वाइडनिंग कैलकुलेट करेंगे और फिर आधा इधर और आधा इधर, दोनों साइड आधा आधा हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें जो वियर वाला जो हमारा फैक्टर है ये आपका कम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो लेंथ होती है हमारी बोगी की, जो रिजिड व्हील बेस होता है, इसकी जो लेंथ को हम बी से बोलते हैं। ये जो एल दिखाया गया है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये वी से आप ध्यान रखना। ये एक्चुअली फॉर्मूले में यूज होगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। बी क्या चीज़ है, ये बी आपका लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस होता है। अब हम वापस अपनी पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस आउटर व्हील ऑफ द रियर एक्सल डज नॉट फॉलो द सेम पाथ। सेम चीज़ है यार, वियर ऑफ द रेल, टिल्टिंग ऑफ आउटर रेल। ये टिल्टिंग की बात बता दूं तो मैंने आपको बताया कि वो आपके जो व्हील्स होंगे वो रेल को ऐसे हिट करते हो जाएंगे, तो उससे क्या है कि उस पर एक्स्ट्रा एक फोर्स आ जाता है और उसकी वजह से वो रेल्स जो हैं टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो और उससे उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। प्रोवाइडेड व्हेन डिग्री ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 4 डिग्रीज। अगर मैं आपको बता दूं तो जो हम रेलवेज में जो कर्व वाइडनिंग हम जो करते हैं, ये हम करते हैं जब आपका कर्व शार्प होता है। वो कितना होगा, जब आपका 4 डिग्री से ज़्यादा होगा तो। और इसकी एक लिमिट है, कितना तक कर सकते हैं, +20 mm। इससे ज़्यादा आप गेज वाइडनिंग नहीं दे सकते हैं। कहीं पे आपका +30 आ भी रहा है तो हम वहाँ पे +20 ही देंगे, इससे ज़्यादा देंगे तो हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है D = 13B+L² डिवाइड बाय R। तो यहाँ से आप इन जो है वेरिएबल्स को एक बार देख लीजिए। D है ये आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गया, वाइडनिंग हो गया आपका। और ये जो वाइडनिंग होता है, ये जो यहाँ से आता है, ये हमेशा सेंटीमीटर में होता है। आप थोड़ा ये यूनिट्स को ध्यान रखना। बी आपका मैंने बता ही दिया, लेंथ ऑफ व्हील बेस, ये आपका मीटर में होगा हमेशा। एल जो है, एल है आपका लेफ ऑफ फ्लेंज। ये लेफ ऑफ फ्लेंज क्या चीज़ है क्या नहीं है, इससे आपको कोई काम नहीं है, बस ये एग्जाम में ऐसे ऐसे दिया आएगा। लेफ ऑफ फ्लेंज इतना है, वहाँ से आप वैल्यू ले लेना, इस फॉर्मूले में डाल देना। क्या है क्यों है ये इतना आपको अभी नहीं समझना है। ये भी जो है आपका वो है मीटर में। आर तो आपको पता ही है, रेडियस है आपका, रेडियस ऑफ कर्व, ये आपका मीटर में है। तो जो इधर वाले सारे पैरामीटर हैं ये मीटर में है, और ये जो आपका आएगा ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। ये सब आपको यहाँ से क्लियर थोड़ा हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमने देख ही ली है। सो लेट्स इट फॉर टुडे। बाकी यार आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये जो गेज वाइंडिंग वगैरह है ये थोड़ी दिक्कत करता था प्रिपरेशन में, तो आई होप कुछ चीज़ें यहाँ से वो डायग्राम के हेल्प से कुछ क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सिंप्लीफाई हुई होंगी चीज़ें। तो ये सब चीज़ हैं। बाकी ये रूल इंग्रेडिएंट वगैरह वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो और आपका मैंने 1-2 क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे, और कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता नहीं है। बाकी और क्वेश्चंस तो आप अपने से जितना सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से और शेयर करिए ताकि उन्हें भी थोड़ा इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू।